वेलकम बेटा एंड वेलकम अगेन। आपका फिर से स्वागत है किसमें, हैंडआउट के हमारी जो सीरीज कंटिन्यूड जो हम चल रही है हमारी हैंडआउट लेक्चर की, उसका जो चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो इसका पूरा का पूरा एनालिसिस है, आपको देख लेना एक बार, ठीक है। फिर हम इसमें आगे बात करते हैं। ओके, चलिए एक सेकंड। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं इस मोमेंट को अपना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सीबीएसई 2025 का हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सीबीएसई 2025 का हमारे पास क्वेश्चन है, ये बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, पढ़ेंगे एक बार। फोटोन ऑफ लाइट शो डिफ्रैक्शन वेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट शो डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फोटोन्स ऑफ लाइट शो डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, लाइट का बेंडिंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ बेंडिंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ साइड, अ कॉर्नर हम कह सकते हैं, या स्मॉल होल हम कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं किसी अवरोध के कारण या किसी ऐसा हम बोल सकते हैं रुकावट के कारण लाइट का डिफ्रैक्ट हो जाना, इसको हम डिफ्रैक्शन हम जानते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन नहीं दिखाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन है मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम होता है, वेयर एज फोटोन डू नॉट है मोमेंटम। तीसरा कह रहा है फोटोन ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन बोथ एग्जिबिट डुअल नेचर। चलो बढ़िया बात है। डी बात कह रहा है कुछ ऑप्शंस में, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट हैव फोटॉन्स। तो एक बार आप इसको हिंदी में भी देखिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। सही कथन चुनिए। प्रकाश के फोटोन विवर्तन दर्शाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन विवर्तन नहीं दर्शाते। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इलेक्ट्रॉन में संवेग होता है जबकि फोटोन में संवेग नहीं होता है। प्रकाश के फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों ही द्वैत प्रकृति को दर्शाते हैं, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण में फोटोन नहीं होते। तो बताइए क्या है सिनेरियो हमारे पास। तो ऑप्शन आपके पास एक बार खुद से ट्राई किया कीजिए, फिर उसके बाद हम इस चीज को आगे कंटिन्यू किया करेंगे, ठीक है। ओके, ट्राई कर लिया हो तो एक बार फिर से आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, कर लिया ट्राई। क्या लगता है आपको कौन सा आंसर सही होगा आपका, ठीक है। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आप बोलोगे सर कैसे, हमने यही चीज तो इसमें पढ़ी है कि फोटोन ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन बोथ एग्जिबिट डुअल नेचर। फोटोन भी और इलेक्ट्रॉन भी दोनों के दोनों क्या करते हैं, हमारे डुअल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हम पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन आराम से किसी वेलोसिटी v के साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आराम से किसी वेलोसिटी v के साथ चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, लाइट की तरह दिखते नहीं है, वेव नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे दिखा, फिर एकदम से जूम यहाँ दिखेगा, एकदम चंपत होता है जिसको कहते हैं ना। तो बोथ हमारे इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन क्या करते हैं, डुअल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बीम ऑफ रेड लाइट, किसकी, रेड लाइट की बात कर रहा है, ठीक है। एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट, और किसकी बात कर रहा है, बीम ऑफ ब्लू लाइट। चलो दो चीजें हैं, ब्लू लाइट है एक, दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट है, हैव इक्वल इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों की तीव्रता सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन कह रहा है द ब्लू बीम हैज मोर फोटॉन्स देन द रेड बीम। चलो, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, द रेड बीम हैज मोर नंबर ऑफ फोटोन देन द ब्लू बीम। चलो देख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेसर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। अरे ऑप्शन नंबर सी तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, चलो अभी बात ही करेंगे उसके बारे में। द ब्लू लाइट बीम हैज अ लेसर एनर्जी पर फोटोन देन इन द रेड लाइट बीम। हिंदी में एक बार आप पढ़िए इसको, लाल प्रकाश पुंज और किसी नीले प्रकाश पुंज की तीव्रताएं समान है। देखो, और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो फोटोन की संख्या बात करेंगे, या हम पहले दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है हमसे किसकी बात कर रहा है, एक बात कर रहा है हमसे लैम्डा की बात कर रहा है वेवलेंथ की, और एक बात कर रहा है फोटोन की। तो अगर मैं फोटोन और लैम्डा की बात देखूं किन्हीं भी रेस के लिए, तो हम जानते हैं जो एनर्जी होती है, जब वी नो दैट ई इज इक्वल टू, हम कितना लिखते हैं, एच वी लिखते हैं बेटा। बताओ बताओ बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक। यानी एनर्जी हम यहां से कह सकते हैं फोटोन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा। अब जो ब्लू लाइट के होंगे
फोटॉन्स होंगे और जो रेड लाइट के जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी की जो ब्लू लाइट है और जो रेड लाइट है उनकी इंटेंसिटी तो सेम है, लेकिन उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। और हम जानते हैं वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट, पता है। तो अगर ये बड़ा है तो इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, वहीं इसके रिस्पेक्ट में हमारी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इसके जो रिस्पेक्ट में एनर्जी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब लेट अस सी अगर दोनों की एनर्जी सेम है, लेट अस सी दोनों के लिए रेड लाइट के लिए और ब्लू लाइट के लिए अगर एनर्जी सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, क्योंकि दे तो नहीं रखा है, अगर दोनों एनर्जी सेम कैरी करते हैं ब्लू लाइट और रेड लाइट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी कम है, कम क्यों होगी, तो इसकी एनर्जी कम होने का मतलब इसको ज्यादा फोटोन देना पड़ेगा, इसका पर फोटोन एनर्जी कम है। क्या है, पर फोटोन एनर्जी की बात करूं तो कम है, पर फोटोन एनर्जी। तो इसका पर फोटोन एनर्जी की बात करूं तो ये लेसर है ना, क्योंकि लैम्डा बड़ा है। तो इसके लिए इसको उतनी ही एनर्जी, यानी अगर इसके दो फोटोन में 10 जूल एनर्जी है या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है दो फोटोन में, तो इसके ब्लू लाइट के एक ही फोटोन में होगी, किसके ब्लू लाइट के एक ही फोटोन में होगी। तो इसको दो लाने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होने चाहिए, इसके लिए ज्यादा होने चाहिए। दूसरा हमारे पास है रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ब्लू लाइट से ज्यादा होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी की बात करें, वेवलेंथ ऑफ अ रेड लाइट इज लेसर देन, ये ऑप्शन गलत है। द ब्लू लाइट बीम हैज लेसर एनर्जी पर फोटोन देन द रेड लाइट बीम। अरे ये ऑप्शन तो सही लग रहा है ना, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा। अरे ऑप्शन नंबर डी, द ब्लू लाइट बीम हैज लेसर एनर्जी, नहीं भाई ब्लू लाइट के पास ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर द रेड बीम हैज मोर फोटोन नंबर ऑफ फोटोन देन दी ब्लू बीम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 में घुमा घुमा के क्वेश्चनों को मारा था आपके सर पे, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट In an experiment on photoelectric effect, the intensity of the incident radiation is increased. Intensity बढ़ाई है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी v सेम, फ्रीक्वेंसी v को सेम रखा है, यहाँ पे v लिख लो या थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा बनाते हैं। सीबीएसई 2000 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल बी, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या तीव्रता पे निर्भर करती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल बी। क्या लगता है आपको, हम जानते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड क्या होंगे, हमारे पास ये ज्यादा होंगे, कम होंगे, क्या होंगे, बता सकते हैं आप लोग, ऑप्शन चेक कर लिया आपने। चलिए, तो हमें पता है वो बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात हो, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे पास फोटो करंट बढ़ता है, आपने सुना होगा, क्योंकि आपने क्या किया, फोटोनों की इंटेंसिटी जो तीव्रता थी, पहले 2 फोटोन पड़े थे, फटाफट अपने 3 फोटोन मार दिए, 1 सेकंड में पहले 2 फोटोन गिरे थे, अब 10 फोटोन गिर रहे हैं, तो इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू बीम्स A and B whose photon energy is 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है उनकी फोटोन एनर्जी 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इल्यूमिनेट अ मेटेलिक सरफेस, इल्यूमिनेट करते हैं यानी गिरते हैं, उस गिरने के बाद वो चमक पैदा होती है, वर्क फंक्शन जिसका 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, चलो ये भी मान लिया हमने, ठीक है। ओके, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड of electron emitted due to beam A and due to beam B is, तो रेशियो क्या होगा किस चीज का, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में पढ़िए एक बार, फिर उसके बाद हम इक्वेशन पे चलते हैं। तो हम जानते हैं जो बेसिक इक्वेशन है हमारे पास क्या होती है, बस यही इक्वेशन है इस पूरी चैप्टर में, इसी से पूरी चैप्टर का काम बन जाता है। आप बोलोगे सर क्या, हम जानते हैं E इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख दो, कोई कुछ लिख दो, वर्क फंक्शन को कोई कुछ भी लिख देता है, कोई फाई लिख देता है, कोई W लिख देता है, आपकी मर्जी जो भी है, हम लिख देंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो हम लिख देंगे mv² मैक्स, डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक। अब हमारे पास अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो हमारे पास बाई गिवन डेटा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो एक में कह रहा है टू बिम्स ए एंड बी हुज फोटॉन्स एनर्जी इज 3.3, तो एक का है, तो हमको निकालना है पहले हाफ mv² मैक्स, एक के लिए जो एनर्जी है आपके पास कितनी है 3.3,
माइनस वर्क फंक्शन तो एक ही मेटल पे गिर रहे हैं, एक के बाद एक 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी की बात करें, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। कुछ भी लिख दो, एक को 1 लिख दो, एक को 2 लिख दो। अरे यार इसको 2 लिखो ना भाई, जो बाद में लिखा है उसको 2 लिखेंगे। कई कई दूसरे के लिए है 11.3 माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया अपने पास इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1/2 करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? तो मैं इक्वेशन 1/2 करता हूँ तो 1/2 से 2 कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, दोनों क्या है, फोटोन ही है ना। ठीक है, तो V1 स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 में से 1/9। तो V1/V2 मैं लिख सकता हूँ, मैक्स नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओ, इज इक्वल टू 1/3 लिख सकता हूँ मैं अगर रूट ले लूंगा। तो रेशियो हमारा 1:3 हो जाएगा। फटाफट आंसर को टिक मारते हैं, बात खत्म करते हैं। ठीक, चलो ये रहा आपका ऑप्शन करेक्ट। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, सीबीएसई 2024 का है। लेटेस्ट एडिशन के जितने भी क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिया करें। जैसे 2023 22 23 भी सही है, 22 21 20 जाता है वो क्वेश्चन, अब थोड़ा सा उनका जो ट्रेंड सेटिंग है वो खत्म हो चुका है। 23 24 25 का देखा करिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को, तैयार रहा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इक्वेशन यहीं पे लिख लेता हूं मैं, E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 प्लस EV नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है। ठीक, चलो वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विथ फ्रीक्वेंसी और विथ फ्रीक्वेंसी V, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। चलो ओके, frequency V of incident radiation for three materials M1, M2 and M3. For M1, M2 and M3 with work function phi1, phi2 and phi3. किसके लिए? The work function की बात कर रहा है phi1, phi2 and phi3 respectively. ठीक, तो इनमें से कौन सा किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? तो हम बेसिक डेफिनेशन जानते हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन कितना होता है कि किसी भी मेटल से मुझे काम लेना है। काम क्या करना है? जब हम डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में बात करें तो हमें क्या काम लेना है? हमने उससे इलेक्ट्रॉन मांगना है। हमें क्या मांगना होता है? उससे इलेक्ट्रॉन मांगना होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन उससे मांगना है तो उससे काम लेना है। तो कोई मेटल क्या होता है, कम काम, ज्यादा काम उसको बोलना पड़ता है, ज्यादा काम करता हुए एक इलेक्ट्रॉन देता है। कोई मेटल कम काम पे ही आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, काम मान जाता है ना। तो वर्क फंक्शन क्या है, जिस उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी जिसका वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा। वर्क फंक्शन का मतलब है तुम्हें उससे काम करवाना है, भाई कर दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। तो जिससे जितने ज्यादा हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं वो उतनी लेट में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका वर्क फंक्शन उतना ज्यादा हो रहा है। तो phi3 हमारा सबसे बड़ा होगा, phi2 उसके बाद होगा मेटल के लिए। देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, तो phi3 phi2 phi1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई डाउट है इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। तो आप हिंदी में एक बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आरेख में 3 पदार्थ है, हिंदी में मैं समझाता हूँ आपको करेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत शानदार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी km ऑफ द एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन B फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस। किस किस की बात कर रहा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पहले हिंदी में पढ़ा लेता हूँ, फिर बाद में भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही पृष्ठ के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा km और आपतित विकिरण की आवृत्ति V के बीच खींचे गए निम्नलिखित ग्राफों में कौन सा सही है? ठीक है, किसके बीच है? अधिकतम गतिज ऊर्जा km, ठीक है, और अधिकतम गतिज ऊर्जा km और फ्रीक्वेंसी v। ठीक, तो आप जानते हैं क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि अगर कोई मेटेलिक सरफेस है तो इसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक वो जो हमसे क्या हो, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन एमिट हो। यानी कि हर एक मेटेरियल के लिए डिफाइन है, किसी के लिए मान के चलो 10, किसी के लिए 15, किसी के लिए 20, हर एक के लिए एक मिनिमम वर्क फंक्शन डिफाइन है, जिसके बाद यानी उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी देने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ध्यान से, ध्यान से, हर एक अकाउंट का एक मिनिमम बैलेंस होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट जिसका है वो तो बहुत बेहतरीन है ना। हर एक बैलेंस, हर एक अकाउंट का क्या होता है,
एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको रखना पड़ता है। किसी का 10,000 है, किसी का 20,000, लेकिन उसके बाद 1,000 होगा तो आप 1,000 निकाल सकते हैं, 2,000 होगा तो 2,000 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी हमको उतनी ज्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी किसी की जीरो नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगा कि जीरो फ्रीक्वेंसी का जैसे ही आया वैसे ही आपका क्या हुआ, रेडिएशन पड़ते ही क्या हो गया, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग गए, नहीं। तो और इसके बाद इसने कहा नेगेटिव स्लोप है भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और इसके बाद इसने क्या कहा है, ये भी जीरो से स्टार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में ही चल रही है गाड़ी। तो बेसिकली एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं बेटा उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होता है, तो इसलिए ग्राफ नंबर सी सही होगा। तो कौन सा ग्राफ होगा, ग्राफ नंबर सी अपना सही होने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्रोटॉन की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी वेगरी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, मतलब उन उनसे संबंध जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है अल्फा तरंग और दे अल्फा कण और प्रोटॉन के बीच उनका अनुपात क्या होगा। तो एक सिंपल सा रिलेशन हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अभी आगे इसका डेरिवेशन दिखेगा तो हम डेरिवेशन भी करा देंगे, लेकिन अभी तो इतने से काम चल जाएगा। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 1/मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और मैं अगर अल्फा कण की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 1/मास ऑफ अल्फा इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इतना आता है समझ में, इतना आपको आता है समझ में, आता है समझ में। टिट 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 टिट। चार्ज डबल होता है, मास 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो कितना होता है, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं रेशियो निकालने जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रोटॉन बाई अल्फा मैंने कर दिया तो ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 2 × √mp, और ये कितना हो जाएगा, √mp। mp से mp उड़ा लेने का, तो 2:1 यानी डबल ही हो जाएगा। तो 1/2 या 2 में से आपको कंफ्यूजन है, तो आपने पूछा क्या है, विथ प्रोटॉन टू डेट ऑफ अल्फा, तो कितना आएगा, प्रोटॉन टू डेट ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने कर दिया, तो आंसर अपना 2 आएगा। ठीक है, अगर अल्फा रेस टू वो पूछा होता तो 1/2 आ जाता है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अ मेटेलिक प्लेस इज एक्सपोज टू अ व्हाइट लाइट एमिट्स इलेक्ट्रॉन। हो सकता है भाई व्हाइट लाइट से एमिट इलेक्ट्रॉन कर रहा है एक मेटल। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स द लाइट कलर्स ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। इनमें से किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकने वाला पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। श्वेत प्रकाश के संपर्क में आने वाली एक धातु की प्लेट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश के लिए निरोधी विभव सबसे अधिक होगा। तो किसके लिए, देखो फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा मारेगा वो खतरनाक आदमी है, हमें पता है यहाँ फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है ना। तो अपना जब विबग्योर तो हमें पता है, अरे भाई वी बी कहाँ से आ गया, विबग्योर, फिर बाद में बोल रहे हैं मास्टर साहब ने तो गलत लिखा था। विबग्योर में हम देखते हैं तो ये होता है यहाँ से अपना डिक्रीजिंग, ये जो सीरीज होती है ये होती है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की। क्या है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की होती है। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बता दे अपने जानते हैं वॉयलाइट के लिए। तो वॉयलेट के लिए हमें रोकने की जो ताकत लगानी पड़ेगी, वॉयलेट बड़ा खतरनाक काम करेगा, हमें वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और रेड के लिए सबसे कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, द एनर्जी ऑफ सीबीएसई 2023 का बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया था। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, कैसे लिखते हैं फोटोन की एनर्जी को, ऊर्जा E इज इक्वल टू एच सी, और E इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, वाह बेटा एच सी सीधे, E इज इक्वल टू हम लिखते हैं बेटा एच म्यू, और इसको लिख देते हैं म्यू नहीं यार, फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ भी कह दो इसको, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सिंपल सी कहानी है अपने पास।
क्या है भाई, एच सी बाई लैम्डा का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं ना। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन आर, क्या बोल रहा है, फोटोन ऑफ 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सर्फेस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 1.5 वोल्ट। क्या बोल रहा है, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 1.5 वोल्ट। तो मेरे को एक चीज बताओ, द वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा। अरे सिंपल सा हो जाएगा, वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, 3.2 माइनस इक्वेशन आपको पता ही है, क्या बार बार इक्वेशन लिखे, 3.2 माइनस ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 15 17 32, यही होता है ना, हाँ 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कुछ था भी नहीं। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन आप जानते हो, E इज इक्वल टू 5 प्लस EV नॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसने बोला द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ, चलो इस बार वेवलेंथ दे दी है 6.60 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर है, मिलीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, क्योंकि -7 ही दे दिया है, तो फिर अब मिलीमीटर लिखेगा तो पहले ही मिलीमीटर को ऐसे चेंज कर लेता ना, है ना, क्या बोल रहे हो, मिलीमीटर ही है सॉरी, मेरे भाई मेरे से गलती हो गई। तो मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया, 6.60 इंटू 10 टू द पावर -3 और आ जाएगा भाई, -10 मीटर। ठीक है, इज क्लोज टू, इज क्लोज टू, एनर्जी कितना होगा, अब एनर्जी कितना होगा, एनर्जी कितना होता है, एच सी बाई लैम्डा। एच क्या है अपने पास, प्लाइंग कांस्टेंट, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। सी बोले तो लाइट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको लैम्डा दीवन है, तो इसमें एनर्जी निकालने के लिए मेरी हेल्प लगेगी क्या, एनर्जी निकालने के लिए मेरी हेल्प लगेगी क्या, लगेगी क्या बताओ। एच है, सी है, लैम्डा है आपके पास, जो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास वो डी करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ लिखा है सही, यहाँ थोड़ा सा इशू है, ठीक है ओके। क्या बोल रहा है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, कितना बोल रहा है, 6 इंटू 4, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6.4 into 10 to the power 14 hertz is incident on a metal of a work function 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ अ वर्क फंक्शन, इतना वर्क फंक्शन गिवन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। बताओ इसमें मेरी भी कोई हेल्प लगेगी क्या, शायद डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो अपने पास के ई मैक्स लिख दो, या मैं खाली काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू माइनस फूल। बताओ एच की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट 6.63, एच की वैल्यू लिख ही लो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -33, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -14। वाह, बताओ ओके। और क्या चाहिए, द मैक्सिमम काइनेटिक वर्क फंक्शन आपको 5 पता ही है भाई, कितना है वर्क फंक्शन 5, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो आंसर आपका निकाल देना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आने वाला है। ठीक, अब इसमें तो सोल्यूशन करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, डबल ट्रिपल आपको कुछ नहीं मानना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात कर रहा है, फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस 1/लैम्डा। बहुत बढ़िया, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन कॉस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, बहुत शानदार। फ्रॉम द सरफेस द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, हमें पूछ रहा है इस लाइन का स्लोप क्या है। देखो वैसे स्लोप हमें क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है ना, जो ढाल दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, स्लोप हमको कांस्टेंट दिख रहा है, तो स्लोप m इज इक्वल टू हमें कांस्टेंट तो दिख रहा है। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू कितना, चित्र में निरोधी विभव, विरोधी विभव V नॉट बना 1/लैम्डा का एक प्लाट दर्शाया गया, प्लाट गुड़गांव में प्लाट कहते हैं, है ना, जहां लैम्डा से प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन का कारण बनने वाली विकिरण की तरंग दी है, रेखा का ढाल बराबर है, रेखा का ढाल बराबर है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को,
क्यों ऐसा है? क्योंकि मेरे को पता है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो ई होता है, बहुत दुख की बात है, वो कितना होता है 5 प्लस EV0। अब हमारे पास जो ई होता है वो HV होता है, इसको HC/λ भी लिखते हैं, बराबर अपने पास कितना हो जाता है 5 प्लस EV0। अगर मैं EV0 को लिखना चाहूं तो ये, अगर मैं खाली V0 को लिखना चाहूं तो HC/E इंटू 1/λ, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन 5। अब ये पूरी इक्वेशन को देख के लगता क्या है आपको, जो ये H प्लैंक कांस्टेंट, C लाइट की स्पीड, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ए, तो आप बताओ इनमें से कोई भी चीज बची हुई है तो यही हमारे पास स्लोप होता है, यही है स्लोप ऑफ द ग्राफ। और इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और c क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। ओके, चलिए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो यही हमारे पास स्लोप है HC/E, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। इसने बोला था एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज, अब सीबीएसई 2023 में, अब बोलोगे सर बार बार नहीं आ रहे क्वेश्चन, क्या हो गया बेटा, यही तो एग्जाम में पूछे गए, मैं क्यों ना रखूं। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, फोटोन ऑफ वेवलेंथ इक्वल्स टू 663 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसने क्या बोला, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, चलो E इज इक्वल्स टू हम जानते हैं HCI/λ, ठीक, कितना हो जाएगा, H कितनी है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33, 34, 30 अंटू 10 टू द पावर 8 लैम्ब्डा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 लिख सकता हूं मैं। मेरी मर्जी, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए तब। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक हो नहीं होनी चाहिए। देखो कितना अच्छा है ना, 6.63, 663 ऐसे ही देगा। आप बोलोगे सर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, नहीं वो तो पता ही है, अभी तक पता चलना चाहिए कि एग्जाम के आगे एक पेज होता है जहाँ पे लिखा आता है भैया प्लैंक कांस्टेंट, इसका इस्तेमाल करो। 6.626 भी दे सकता है, 6.626 जिसको हम राउंड ऑफ करके 6.63 लिखते हैं, ठीक है। ओके, चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अपन ने सही लिख दिया है, मेरे को थोड़ा सा डाउट तो हो रहा है, बताओ 663 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेचारे इधर आ जाएगा तो 7 आएगा बेटा, थोड़ा मेरे को साथ दिया करो मेरा, है ना। ओके, ठीक है, यानी 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक। तो यहाँ से इसको काटूंगा मैं 1 टाइम, 7 चले जाएगा ऊपर, 3 वाला आंसर मेरा आ जाएगा, मुझे और देखना ही नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, 8 8 ये कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 इसको मारेगा 19 ही बचेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर, वाह वही 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर इस इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, बहुत बढ़िया, मेटल सरफेस पे गिर गया, टकरा गया, मर गया। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इतना, चलो फाई की वैल्यू हमारे पास इतना है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड के, वही निकालना आपको, के डॉट ई निकालना। कोई दिक्कत परेशानी आएगी इसमें, ये हो जाएगा एच म्यू माइनस 5। दिया क्या है, वेवलेंथ दी है भाई, थोड़ा सा दया कर लिया कर, HC/λ माइनस 5, वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 1,500 रुपये दिएगा। एच की वैल्यू आपको पता ही है प्रीवियस क्वेश्चन से, जो भी आंसर आपको ठीक लगे इसमें बेटा उसको कटाक से मानना, तो लगभग लगभग 6 वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिख देता हूँ 6.63 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by 6.63 into 10 to the power minus 7, ठीक है, माइनस 1.5। वैसे भी ये कट रहा है, फिर इसको आपको करना ही है, फिर इसमें से 1.5 ये भी वाला घटानी पड़ेगी आपको, ठीक है, ये आपके लिए काम है। आंसर जूल में आ रहा है तो ईवी को इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो केवल वोल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलो ऐसा यूनिट में मिल जाएगा।
ठीक है, 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला था मैंने, चलो यहाँ पे देख ही लो यार, खाली फिर बाद में दिक्कत। ईवी बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। ईवी तो ई की जगह आप, ईवी की जगह आप यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया, स्टॉपिंग पोटेंशियल को उसने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। ठीक, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इन एक्स एक्सिस, ये वी नॉट, ये वी। ठीक है, फॉर अ मेटल द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू। अब पिछली बार के क्वेश्चन की तरह ये थोड़ा सा सेम है, थोड़ा सा सेम है। वहां हमारे पास एच सी बाई ई आ रहा था क्योंकि हमें सी की वैल्यू रखनी पड़ रही थी, है ना। अब यहाँ पे एच म्यू है केवल और केवल, एच ई हमारे पास स्लोप आ जाएगा। ए भाई, ए भाई, ए भाई, एच सी बाई ई आ रहा था। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये एच आएगा। अब बताओ कैसे सर, आपने जब हम पिछला इक्वेशन पढ़ा था क्या बोला इसने, द इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि सीधी बात है, पहले तो स्लोप बताओ इस इक्वेशन का, ई वर्सेस वी के लिए क्या होगा। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एच वी इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स ईवी नॉट। चलो, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस 5, फिर मेरा वी नॉट बराबर एच म्यू बाय ई माइनस 5 बाई ई। ठीक, अब ये तो वाई एक्सिस पे, मेरे को तो चाहिए ही नहीं है, मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, मेरे को तो चाहिए नहीं। अगर इसको इधर भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम स्लोप की बात करेंगे, स्लोप सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो एच बाई ई मेरा स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप यहाँ से कितना हो जाएगा, एम बराबर एच बाई ई। फिर प्रोडक्ट करना है इसका इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एच बाई ई इंटू ई किया तो केवल और केवल स्लोप अपने पास एच बच जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा हल्के में ले गया था इसको, मैंने सोचा सेम ही क्वेश्चन, फिर मैंने देखा नहीं भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 2023 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट एग्जिबिट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस व्हेन इरेडिएटेड बाय विजिबल लाइट। ये यहाँ पे सबसे पहला सवाल बच्चों को याद है, सारे मेटल याद करने पड़ेंगे? नहीं बेटा, कुछ चुनिंदा आते हैं और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है मेटल के बारे में, इसलिए ये नहीं है कि पूरा एक नंबर के लिए आप टाइम वेस्ट करोगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितने क्वेश्चन में पीवाईक्यू में आपको हैंडआउट में मिल जाते हैं उतने मेटल पढ़ लो, बात खत्म। देखो वो तो किस्मत का है कि आप एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से उठा देते, एनसीईआरटी में जितने मेटल दिए उनको पढ़ लीजिए एक बार। तो कौन सा एग्जिबिट नहीं करता है, कौन सा विजिबल लाइट में इलेक्ट्रॉन जो, अब बताओ इसका आंसर। हमको लगता है कैडमियम होता है ये, आपको क्या लगता है? तो हमें जो लगता है वही है। रूबिडियम भी करता है, सोडियम तो भाई बिना उसके कर देगा, और सीजियम भी करता है, केवल कैडमियम ऐसा है जो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ ये प्रोन चैप्टर है जिससे केस बेस्ड हर साल आता ही आता है, मतलब कहीं से बनाए ना बनाए यहाँ से बना लेता है। पढ़ते हैं मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रेडिएशन फॉर मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, एक सिंगल लाइट। ठीक है, द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मेटल हैव स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। जीरो से कैसे स्टार्ट होती है भाई, ये समझाओ तो। रीजन है ईच मेटल हैज डेफिनेट वर्क फंक्शन, चलो रीजन तो सही है। ठीक है, रीजन तो अपने पास सही है। ठीक है, ओके। लेकिन ये बताओ, फॉर अ मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रेडिएशन द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन मेटल हैज स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम। तो जीरो से स्टार्ट होती है क्या? बिल्कुल, वो एकदम से टप्पा खाते ही इलेक्ट्रॉन एमिटेड नहीं होता है, वो वहां पे टप्पा खाया अपना फोटोन और इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले एक थोड़ी देर तक नहीं होगा, फिर स्टार्ट होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेटल के अंदर कुछ सरफेस पे होता है, कुछ अंदर डेप्थ में जाते 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 उनको हाई एनर्जी चाहिए, सेम मेटल के लिए वो अंदर दबे पड़े हैं, वो चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर वाले सबसे पहले निकलते हैं। ठीक है, तो हाँ असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी, यहाँ पे एक सिंपल सी बात लिख सकते हैं हम, सोल्यूशन की बात करें, एनर्जी लिखना नहीं होता, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हमें तो केवल आंसर चेक मानना है वहां। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था मैं, इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, ये आंसर कहीं चेप के मत आ जाना, ये समझाने के लिए इन अ मेटल, इन अ मेटल, ये क्लास में पढ़ना अच्छे से पढ़ाया है। पढ़ाया क्या है, सिंपल सी बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर दबे पड़े, कुछ सरफेस पे ही घूम रहे हैं, सरफेस पे तो वो फट से निकलते हैं, अंदर वालों के चारों तरफ प्रोटॉन ज्यादा मिल जाते हैं, ज्यादा बंधे हुए मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, आ मेटल आर नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आर नॉट ऑल एट द सेम, all at the same energy level। ठीक, तो हमारा जो इसका आंसर है क्या, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बस इनके बीच का जो संबंध है वो गलत है। तो असर्शन इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। ठीक, जो आपको दिखता है एग्जाम। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसकी बात कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताता है या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताता है, क्या बताता है, बताओ, जल्दी बताओ, अभी इसकी बात हुई है, अभी इसकी बात हुई है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, बताओ 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 बताओ, आया, आ गया होगा समझ में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, काइनेटिक एनर्जी ने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। ठीक, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन दी वेव, अरे दोनों गलत है भाई, असर्शन और रीजन दोनों गलत है, असर्शन गलत, रीजन भी गलत। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। ठीक है, चलो, दोनों, अरे फोटो की इलेक्ट्रिक डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है ना, उसके लिए नहीं है, रीजन के लिए एक्सप्लेनेशन भी गलत है। ठीक है, ओके, और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वैसे भी गलत है, तो रीजन तो गलत है ही, असर्शन भी गलत है, विकथन भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, सीबीएसई 2024 का है, द फोटो electric current increase with an increase in intensity of incident radiation, photoelectric current increase with increase in क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट increase with an increase in intensity of incident radiation for a given frequency of incident radiation and the accelerating potential। रीजन इसका दिया है, increase the intensity of incident radiation result in an increase in number of photoelectrons, बिल्कुल, emitted per second and increase in a photo current। तो क्या लगता है, यही बात तो हम कर रहे थे अभी, तो आपको क्या लगता है, यही बात करें आपतित विकिरण द्वारा। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको ना इसका असर्शन और रीजन इसीलिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट भी क्लियर कर देता है आपके, हमारा जो फोटो करंट है वो इंसिडेंट रेडिएशन पे निर्भर करता है, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे निर्भर करता है। ठीक है, काइनेटिक वो क्या करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं सरफेस से उनका नंबर बढ़ा देता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है। फिर बार बार बोल रहा हूं, तो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन अगर इमिट होंगे तो पर सेकंड नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा यानी फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो असर्शन और रीजन इस कहानी में दोनों करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, इन दोनों का जो संबंध है वो भी स्थापित हो रहा है, ये भी करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है इसके लिए। ठीक, तो हिंदी में भी सेम ही कहानी है, आपतित विकिरणों की आवृत्ति और त्वरक विभव के लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित विकिरणों की तीव्रता में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, दोनों सही है, अभिकथन और क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर ले, यहां से आगे 2 नंबर के क्वेश्चन, ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गुणा 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे दे रखे हैं। ठीक है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, इसने बोला a light of wavelength 400 nanometer is incident on a metal surface। ठीक है, a light of wavelength, क्या बोला, a light of wavelength 400 nanometer
इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। किस पे गिरा? एक मेटल सरफेस पे गिरा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ठीक है, क्या है वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, लैम्डा 400 गुणा 10 की घात -9। ठीक, इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस उस वर्क फंक्शन, चलो फाई की वैल्यू दे दी है 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल में ही दी है। चलो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, वी मैक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन लोग इक्वेशन लगाएंगे, एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस के मैक्स। ठीक 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 है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा वी नॉट को हम फाइव लिखते हैं, वर्क फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात भी करता है ये, प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यहाँ पे से एम वी मैक्स स्क्वायर आपको निकालना है, फाइव नॉट उधर जाएगा, हाफ उधर जाएगा, मास उधर जाएगा। सिंपल बात है, मेरे को सॉल्यूशन में कुछ सॉल्व करने का नहीं है इसमें। ठीक है, तो एस सी बाई लैम्डा में बात करूं तो एच की वैल्यू वही 6.63 इंटू 10⁻⁻34। कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ 3 इंटू 10⁻8। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू उसने कितनी दे रखी थी, 400 गुणा 10 की घात -9, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। चलो, और तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो, यहाँ पुट करो। ठीक, ओके। और फाइव नॉट की वैल्यू वर्क फंक्शन की दे रखी थी इसने, वर्क फंक्शन 3 इंटू वर्क फंक्शन 5 की वैल्यू आपको दे ही रखा है, कितना, 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फिर यहाँ से हाफ मास क्या आपको पता ही है। ठीक है, निकालो, काम खत्म करो। किसकी बात कर रहा है? ओके, चलो, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी इस इक्वेशन में आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। सारे लेटेस्ट ही मिलेंगे बेटा, ये सारे लेटेस्ट, सारे लेटेस्ट। ठीक है, तो इसने बोला हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंज। एक गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे बदलता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रोक सके भाई, मत जा इलेक्ट्रॉन बाहर, उसकी बात कर रहा है, कैसे बदलता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज इंक्रीज एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज डिक्रीज। पहले आपने क्या किया, जो आपतित विकिरण है उसकी जो फ्रीक्वेंसी, क्या भाई, आवृत्ति को पहले आपने क्या किया, बढ़ाया, एंड इंटेंसिटी जो तीव्रता थी इंसिडेंट रेडिएशन की, बाद में उसको घटाया, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करो कि आप आंसर क्यों दे रहे हो। ठीक है, आप क्या किया करो एग्जाम में, अगर नहीं आया समझ में, है ना, तो क्या करोगे। देखो दोनों, अगर मान के चलो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आपको ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो क्या करोगे, लेट मी टेल। लेट मी टेल, आप क्या करोगे, मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा आपको, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो आपको एक चीज दिख रही है कि दोनों अपोजिट तो है ना, अपोजिट तो है, एक को घटाया गया, एक को बढ़ाया गया। अगर दोनों के इफेक्ट सेम है, मैं बात कर रहा हूँ दोनों की इफेक्ट अगर सेम है, तो एक की वजह से बढ़ेगा, एक की वजह से कम होगा। इतना नॉर्मल सेंस तो बिल्कुल होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, ओके। और ये क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना पता होना चाहिए कि रोकने वाला पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो इक्वेशन है हमारे पास वी नॉट, इनसे तो अब यूज टू हो गए हो कि कैसे आता है, एच बाई ई इंटू वी इंटू फाइव नॉट बाई, फ्रॉम द इक्वेशन as the frequency, क्या बोला, as the frequency of incident radiation is increased, the stopping potential is also increased। फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ाते हैं वैसे ही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात, जो स्पीड है वो ही बढ़ जाती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का जो बढ़ना है वो अपना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। हेंस बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक डिपेंड करता है, एक डिपेंड नहीं करता है। अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे दोनों अपोजिट इन नेचर है, बेटा मैंने तब बोला था जब तुम्हें कुछ ना आए, तो कुछ तो लिख के आना, कुछ तो लिख के आना, एकदम खाली छोड़ के मत आना। दो चीजें हमारे पास, हमें एक चीज अभी जो क्लास में बैठ के पढ़ रहा है दिमाग में बिठा लो, द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है।
और कोई भी उसका जो कार्य करता है वो निर्भर नहीं करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। दोनों चीजें लिख लो, नोट बना लो, दिमाग में छाप लो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सकलरेटेड थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल V1 एंड V2। मान लिया एक V1 से एक V2 से एक्सकलरेटेड है, सो दैट दे हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलो दोनों की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है सेम है, तो फाइंड V1 बाई V2। हिंदी में पढ़ेंगे, एक प्रोटॉन और अल्फा कण को क्रमशः विभिन्न विभव V1 एंड V2 के माध्यम से त्वरित किया गया, दोनों को त्वरण दिया गया भाई भागो, ताकि उनकी देवरोगली तरंगदैर्घ्य समान हो जाए। किसकी बात कर रहा है? उनकी देवरोगली तरंगदैर्घ्य समान हो जाए। किसकी बात कर रहा है? लैम्डा की बात कर रहा है। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ इल्फा कण, लैम्डा ऑफ इल्फा कण। ठीक, तो उनके लिए V1 बाई V2 की बात कर रहा है, कैसे निकालोगे? तो आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H बाई पी, और H बाई पी को हम लिखते हैं 2m³। मास में आपको पता है, अब जब मास की बात करेगा तो आपने अभी अभी देखा है मास का रिलेशन आगे किसके लिए? प्रोटॉन और एक अल्फा कण के लिए 4 गुने का है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो। ठीक है, अगर अल्फा ए और अल्फा पी और अल्फा ए बराबर है, ठीक है, अल्फा और लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा बराबर है, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन V1, और यहाँ पे मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा V2। ठीक, एच से एच उड़ाओ। ठीक, दोनों साइड अपना मन है, अब एक एक बचेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, है ना। तो हमें चाहिए ही नहीं रूट। तो अगर मैं क्या करूं, V1 को इधर ले जाऊं, V1 को इधर ले जाऊं, टू Ma ऊपर ले आऊं और QA भी ऊपर ले आऊं, और यहाँ नीचे बच जाएगा MP और QP। हमने अभी अभी देखा 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज डबल, मैंने अभी बोला था। ठीक है, नीचे अपना मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मारो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मारो, 4 दूनी 8 बच जाएगा, अपनी कहानी खत्म। V1 बाई V2 इज इक्वल टू 8:1 आ जाएगा। मैंने इसलिए नहीं कराया इसको सॉल्व, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कंसीडर अ न्यूट्रॉन मास m of kinetic energy E and a photon of the same energy। अब फोटोन भी क्या है? सेम एनर्जी की। लेट lambda n and lambda p are the wavelength of neutron and the wavelength of the photon respectively, obtain the expression for lambda n by lambda p। सेम कहानी भाई, सेम कहानी। E is equals to hc by b, lambda p is equals to hc by e। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा एन इज इक्वल टू एच बाई पी, और यहाँ हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू 2me। आप बोलोगे सर अलग यही है, ई इज इक्वल टू क्यू बी, बात खत्म। अब मैं एक ही तरीके से थोड़ी ना कराऊंगा, क्या पता इससे पूछ ले। ठीक है, तो लैम्डा एन बाई लैम्डा पी निकालेंगे, एच बाई 2me इंटू फोटोन के लिए हम लिख सकते हैं ई बाई एच सी हम लिखते हैं, और एच बाई, ठीक है, और एच बाई 2me हम लिख देते हैं। उल्टा मतलब उल्टा करके लिखा गया है, ठीक है, उल्टा करके लिखा गया है ना, फोटोन के लिए एच सी बाई ई। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा ई बाई √2mc²। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, ये तो इजी से टॉपिक है। जब दोनों के लिए लैम्डा ही बराबर है, तो ई इज इक्वल टू एक के लिए कितना होता है? एच सी बाई लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा पी, और लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा पी इज इक्वल टू एस सी बाई ई हम लिख सकते हैं। किसके लिए? फोटोन के केस में। फोटोन के केस में सिंपल। न्यूट्रॉन के केस में एच बाई पी लिख लेते हैं, क्योंकि उसके केस में हमें ऐसा कोई रिलेशन पता नहीं होता है, फोटोन की एनर्जी के लिए पता होता है एस सी बाई, तो एच बाई 2me लिख लेते हैं। दोनों को डिवाइड किया, बात अपनी इक्वेशन बन गई। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। लेजर, ये अच्छा क्वेश्चन है, बता दूं आपको, इजी नहीं है। अ लेजर बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना? अ लेजर बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज प्रोड्यूस एवरेज पावर। किसकी बात कर रहे हैं? इस बार पावर प्रोड्यूस करता है 9 मेगावाट। मिलीवाट है यार, स्मॉल है बोले तो मिलीवाट। ठीक है, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ द बीम। ओ भाई, वो जो फोटोन आ रहा है इतनी पावर लेके, उसकी एनर्जी कितनी होगी, कितना शक्तिशाली है? द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड ऑन एवरेज बाय द सोर्स। सोर्स नहीं, सोर्स, ठीक है, बाय द सोर्स। एक सेकंड बेटा, ये क्या हो गया?
आ गया देखो, फिर से आ गया, हो जाता है कभी कभी। हमसे क्या पूछा, सोर्स का क्या पूछा आपसे, सोर्स का क्या पूछा, सोर्स के लिए आपसे पूछ रहा है, लो यार दोबारा लिख ही देता हूँ, सोर्स के चक्कर में अपना ही सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया था, आपका पढ़ाई का सोर्स ही गायब हो गया था। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं पावर या वर्क की बात करते हैं बेटा, हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या हम बोल देंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोल देते हैं इसको। वर्क ही तो एनर्जी है, यही रिलेशन होता है, यही है ना। तो इसने पावर दे रखा है, अ लेजर बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, द एवरेज पावर प्रोड्यूस द नंबर ऑफ फोटोन, हमें एन निकालना है, तो हम सीधी सी बात है एन इज इक्वल टू पी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक, तो ई एक फोटोन की कितनी, आप बोलोगे सर ये कैसा है, तो पावर इज इक्वल टू आप लिख दोगे ई डॉट है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैं आ तो गया था यार, कैमरा बंद था क्या, चलो सॉरी फॉर दैट। ठीक, तो E इज इक्वल टू अपने पास कितना, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बात करूं, P इज इक्वल टू अपने पास, P इज इक्वल टू बात कर लेते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो N होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, पावर बाई एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पावर अपने पास तो गिवन है, एनर्जी फोटोन की होती है एच म्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 3.0 इंटू 10⁻14, जिससे हमारे पास एनर्जी आई 1.99 इंटू 10⁻19। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए हमने ऐसा कहानी बना लिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पी बाई ई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास, इतने फोटोन आ रहे हैं भाई एक सेकंड में बाहर, 4.5 इंटू 10⁻16 फोटो। तो ये अपना बहुत इजी चैप्टर है, एक ही चीज के अराउंड घूमता है, ये एक ही चीज के अराउंड घूमता है, जो अपने पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स, बस इसी के अराउंड घूमता है। इसी में कभी फ्रीक्वेंसी चेंज, कभी इंटेंसिटी चेंज, कभी वर्क फंक्शन चेंज, कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज, ये छोटे 4-5 टर्म हैं जो मैंने एक ही बार में बोल भी दिए हैं। केवल और केवल इन्हीं को दिमाग में भी रख लोगे ना बेटा, तो काम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, काम अपना खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। अपने अभी हमने मिलकर सामने क्वेश्चन लगाए, हमने कोई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना ली है, हमने अभी साथ में ही तो क्वेश्चन लगाए हैं, कोई बड़ी चीज तो हमने की नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इसी के नेक्स्ट लेक्चर